शमी अहमद जैसा फेमस क्रिकेटर को अगर मेरा हस्बैंड है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। मैं क्यों उसे छोड़ूंगी और क्यों मैं घटिया एलिगेशंस उसके ऊपर लगाऊंगी? कौन सी औरत क्रिकेटर हस्बैंड छोड़ देगा, आप ही बताइए। मैं तो मॉडलिंग करती थी, कोलकाता बेस्ड मॉडल थी, एक जॉब करती थी मैं, और पहले से शादीशुदा थी। शमी अहमद का जो बैकग्राउंड है आप लोगों ने जैसे देखा है कि उनके घर की औरतें बुर्खा में रहती हैं। मेरी कल्चर मॉडर्न है, मुझ में, हम लोगों में इतना पर्दा नहीं, लेकिन आप में पर्दा है। आप मेरे जेठ हो, आप मुझे अपने बाहों में ले लोगे? पर मंथ 10 लाख रुपए शमी की तरफ से मिलने चाहिए। जो स्टेटस में शमी अहमद रहेगा उसी स्टेटस में उनकी वाइफ और उसकी बच्ची भी तो रहेगी। वो भी तो कम किए हैं, मुझे तो डिमांड कम से कम मंथली से 50 लाख करना चाहिए था। लोगों का ये कहना है कि आपने कहा कि बीसीसीआई के टूर्स के दौरान मोहम्मद शमी के कमरे में लड़कियां आती थी। आपने इवन प्रोस्टिट्यूट्स की भी बात की है। तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए उनको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती है। तो आपके पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं? जब शमी अहमद से मेरी मुलाकात हुई थी तो शमी अहमद नेशनल टीम का सदस्य नहीं था। खैर, उससे पार्टी में मैं मिली। शमी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कटरीना कैफ तो हाथ से निकल गई। इसका जो सपना था कि मैं कटरीना कैफ से शादी कर लूंगा, कभी कभी तो शमी अहमद खुद भी मतलब ये फेक अकाउंट बना के गाली गलौज करता है। मैं कोर्ट में गई हूँ, जो हक शमी अहमद मेरे और मेरी बच्ची का हक नहीं दे रहे थे। उसमें से बहुत सारे सेक्स वर्कर्स के मैंने नाम लिए थे। मेरे लॉयर ही बिकेंगे, मेरे लॉयर ही मैनेज होंगे, तो फिर इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगी? किसी भी तरीके से मुझे जस्टिस ना मिले, मुझे इनजस्टिस मिले और मेरी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी जाए। उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे जस्टिस इंशाल्लाह मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स देखा जाता है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट में बहुत सारे सितारे हैं, उनमें से मोहम्मद शमी भी एक हैं। लेकिन मोहम्मद शमी दो चीज़ों के लिए ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। पहला उनका क्रिकेटिंग करियर और दूसरी उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही दिक्कतें। अब पर्सनल लाइफ की दिक्कतें उनकी 2018 में शुरू हुई थी, जब उनकी पत्नी हसीन जहां जी ने उन पर सबसे पहले आरोप लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, और भी उनकी कई सारे आरोप थे मोहम्मद शमी को लेकर। लेकिन 2023 में अब ये मामला फिर से 5 साल बाद बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हसीन जहां जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। तो हसीन जी, सुप्रीम कोर्ट आखिर जाने का क्या वजह है आपकी? मैं कोर्ट में गई हूँ, जो हक शमी अहमद मेरे और मेरी बच्ची का हक नहीं दे रहे थे, और मैं कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगाई। वहाँ पे 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है। वहाँ पे जस्टिस डिलेट करना मतलब जस्टिस को डिनाई करना होता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी इन्फ्लुएंस लगाई जा रही हैं या लगाई गई थी और अभी भी स्टिल लगाई जा रही है, पैसे से, इन्फ्लुएंस से, पावर से, पॉलिटिकल पावर, और भी इन्फ्लुएंशियल जो क्रिकेटर हैं वेस्ट बंगाल के, उन लोगों के भी मतलब इन्फ्लुएंस लगाकर जो है वो लोग पूरा एक मिशन वाइज, एक प्लानिंग वाइज वॉक कर रहे हैं कि जैसे किसी भी तरीके से मुझे जस्टिस ना मिले, मुझे इनजस्टिस मिले और मेरी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी जाए। जब मेरे ही लॉयर बिक रहे हैं, जब मेरे ही लॉयर मैनेज हो रहे हैं, तो जहाँ पे जब मेरे लॉयर ही बिकेंगे, मेरे लॉयर ही मैनेज होंगे, तो फिर इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगी? कि मेरे लॉयर्स के मैनेज होने के वजह से ही आज मेरे केस खराब किया गया, और मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे जस्टिस इंशाल्लाह मिलेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए गई हैं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि आपने शमी की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, कि उन्हें उनके खिलाफ जो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, आप उसको नल एंड वॉइड करवाना चाह रही हैं। तो गिरफ्तारी क्यों चाहती हैं आप मोहम्मद? देखिए, जैसे कि मैंने जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ वायलेंस किया, मेरे साथ टॉर्चर किया, उसी के अगेंस्ट में मैं कोलकाता लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। और आपको तो पता ही है हमारा देश में करप्शन चलता है, कुछ करप्टेड लोग हैं, पुलिस भी बिके हैं। इसके बाद भी मेरा सबूत और मेरे गवाह इतने पुख्ता थे, उसके बावजूद भी शमी अहमद और शमी अहमद के भाई के ख़िलाफ़ पुलिस ने चार्जशीट इशू की, और उसी चार्जशीट के इशू करने के बाद शमी अहमद ने या उसके भाई ने एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं लिया। उसके बाद कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया, फिर उन लोगों को एक टाइम लिमिट भी दी कि इतने दिन के अंदर तुम आके बेल ले लो। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हमारे पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, इतने लोग हमें फेवर कर रहे हैं, तो
हम जो है कानून को लेकर जो है मजाक खेलेंगे, और वो मजाक खेल रहे हैं। और ये लेंदी प्रोसीडिंग होने के बाद अगर उनको स्टे लेना था अरेस्ट वारंट पे तो उसे हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन मेरे लॉयर को अपने कंट्रोल में इन लोगों ने करके सेशन कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट के प्रोविज़न में नहीं पड़ती थी कि वो अरेस्ट वारंट पे स्टे ले, तो सेशन कोर्ट से इसने सिर्फ अरेस्ट वारंट के लिए स्टे मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ज़्यादा ही रहमत दिखाते हुए ऑल प्रोसीडिंग ट्रायल सब में स्टे कर दिया। उसी के खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जयसेन गुप्ता का बेंच था, उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों आए हैं, ये तो पीपी को आना चाहिए था, ये तो सेशन कोर्ट के प्रोविज़न में पड़ता ही नहीं है कि स्टे दे या ऑल ट्रायल या प्रोसीडिंग पे स्टे दे। तो मैं भर्बली पीपी को बिलीव नहीं करूँगा। 14 दिन के अंदर एक्यूज जो हैं वो लोग और पीपी, उन लोगों को कोर्ट में हाजिर होना होगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैनेज कर लिया और इस कोर्ट को 3 साल, इस केस को 3 साल तक लटका के रखा गया कि किसी तरीके से इस केस में मेरे फेवर में जजमेंट ना हो जाए, और इंतज़ार किया गया कि ऑनरेबल जस्टिस जयसेन गुप्ता का बेंच चेंज हो जाए और उसके बाद ये लोग जो है अपना गेम खेल सके। इसके बाद मैंने जब अपनी लॉयर के ऊपर अपना शक मेरा बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद मैंने दूसरे लॉयर की तरफ जैसे ही मूव करना शुरू किया, एक दिन के अंदर इन्होंने क्या किया, मेरे केस को मेंशन करके इस केस को मेरा ख़राब करने की कोशिश की और फिर से इस चीज़ को मतलब स्टे लगा दिया गया। आपने एलिगेशंस की बात की और आपके एलिगेशंस बहुत ज़्यादा संगीन है। मतलब आपके जब एलिगेशंस हम लोग देखते हैं और लोगों की उस पर प्रतिक्रियाएं देखते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि आपने कहा कि बीसीसीआई के टूर्स के दौरान मोहम्मद शमी के कमरे में लड़कियां आती थी। आपने इवन प्रोस्टिट्यूट्स की भी बात की है, लेकिन लोगों के सवाल ये है कि बीसीसीआई के जब खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए उनको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती है, और आपका ये इल्ज़ाम है कि लड़कियां उनके कमरे में आ रही थी। तो आपके पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं या सिर्फ ये एक एलिगेशन है? देखिए, अगर सिर्फ ये एलिगेशंस होते तो शमी अहमद जैसे एक मीडिया माफिया उमेश कुमार को हायर करके रखा हुआ है कि पूरा जैसे मीडिया मैनेज करके मुझे ही विलन बनाया गया, उसे हीरो बनाया गया, तो उस तरीके से उन लोग ये भी प्रोसीडिंग करते कि हाँ मुझ पे मानहानि के भी केस कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस मुझ पे भी लगा के केस कर सकते थे। मुझे भी अब 5 साल हो गए मेरे ऊपर, इन लोगों ने केस नहीं किया, उसके बाद मुझे भी जेल हो सकती थी। जब वो अपने आप को इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर समझ रहा है और मैं ये फेक एलिगेशंस लगाऊंगी तो स्टेप तो लेते ना, बैठा तो कोई नहीं रहता। मैंने सबूत के साथ मैंने ये चीज़ें कोर्ट में भी रखी हैं, पुलिस स्टेशन में भी रखी है। जो पर्टिकुलर मोबाइल के साथ वो ये सब चीज़ें करता था वो मोबाइल भी इसमें आपके पुलिस स्टेशन में जब्त किए गए हैं। दूसरी बात, उसमें से बहुत सारे सेक्स वर्कर्स के मैंने नाम लिए थे, उसमें से एक सेक्स वर्कर जो पाकिस्तानी थी वो खुद मीडिया के सामने, जिसमें एकमात्र उमेश ही एक ऐसा बंदा था जिसने उस सेक्स वर्कर का इंटरव्यू लिया था, और वो सेक्स वर्कर इंटरव्यू में आके शमी अहमद को फेवर और सपोर्ट किया था। ये सेक्स वर्कर आप अलिशबा की बात कर रही हैं क्या? नाम 2017-18 में आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। हाँ वही है। और एक आप ये भी कह रही थी कि मोहम्मद भाई नाम से कोई ऐसा शख्स है दुबई में जिनसे पैसे मिलते थे, आपके पुराने एलिगेशंस हैं। नहीं, ऐसा क्या? मोहम्मद भाई तो इंग्लैंड में रहते थे, वो है एक्चुअली इंडियन, गुजरात के हैं। मैंने भी मतलब इस टूर के दौरान ही उनको पहचाना है, शमी के थ्रू ही मैं जानती हूँ मोहम्मद भाई को। तो मोहम्मद भाई जो हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं। हाँ, तो जब शमी अहमद साउथ अफ्रीका टूर ख़त्म करके जब इंडिया लौट रहा था तो इंडिया नहीं लौट के वो जो है दुबई रुका और उस सेक्स वर्कर को दुबई में बुलाया, उसके साथ स्टे किया, और उसकी चैटिंग वैटिंग सब मैंने मीडिया में पब्लिश की थी कि प्री प्लानिंग करके इन लोगों ने क्या करने आए थे। आप भी समझदार हैं, पब्लिक भी समझदार है। तो ये चीज़ें, तो मैंने जब इस चीज़ को शमी अहमद को क्वेश्चन किया था तब शमी अहमद ने बताया था कि वो सब मोहम्मद भाई का पैसा अलिशबा से देना, पैसे वैसे लेना, दुबई में उतरना, पाकिस्तानी वो सेक्स वर्कर, ये सब कहानी मुझे उसने सुनाया था, जिसके ऑडियो क्लिप भी मैंने रिलीज़ की थी।
यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने प्रूफ के समेत मैंने आप लोगों को दिखाया है, और कोर्ट में भी ये चीज़ें हैं और पुलिस स्टेशन में भी ये तो चीज़ें ये हैं। प्रूफ जब आपने मीडिया के सामने रिलीज किए तो क्या कभी आपने बीसीसीआई की किसी कमेटी को अप्रोच नहीं किया? हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो प्रेसिडेंट है। मिस्टर खन्ना उस टाइम थे, मैं गई थी, तो फिर मैंने कहा ना ये चीज़ें, फिर एक क्या हुआ, जैसे ही उमेश कितना बड़ा ब्लैकमेलर है आपको पता ही है, ये स्टिंग करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, रेप केस में भी फंसा हुआ है, क्रिमिनल केसेस भी इसके साथ बहुत बड़े हैं, इसके बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। तो ये इसको शमी अहमद ने हायर किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसने क्या किया, हमारे देश में तो बिकाऊ मीडिया भी हैं, आपको पता ही है, तो ये इन लोगों ने मीडिया को मैनेज करके चीज़ों को ऐसा अपने मतलब रेडी किया, जो चीज़ें सब कुछ इन लोगों के फेवर में गई और मेरे खिलाफ गई। तो खैर इन चीज़ों से मुझे कोर्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, ये चीज़ों को तो कोर्ट नहीं मानती ना, कोर्ट पुख्ता सबूत मांगती है और सच्चाई देखती है। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी मोहम्मद शमी से? किस तरह से बातें शादी तक पहुंची और किस तरह से फिर आप लोगों का अलगाव भी हुआ, एक तरह से फिर झगड़े पर चीज़ें पहुंच गई? वो पूरा देखिए, एपिसोड ये क्या? सारी चीज़ें तो 5 साल पुरानी बातें हैं, फिर से इन सब चीज़ों को मुझे दोहराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा जो मेन लक्ष्य है वो है मुझे जस्टिस पाना, मेरा मेंटेनेंस मुझे मिल जाए, मेरी और मेरी बच्ची की मतलब जो राइट्स हैं, जो हक हैं वो मुझे मिल जाए, मैं एक इजी लाइफ अपना जी सकूं। आपने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे, आपने ये भी बोला था कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है आपके साथ, आपने ये कहा कि मोहम्मद शमी ने आपको उनके भाई के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहा, ऐसे कई एलिगेशंस थे। क्या उनका कोई प्रूफ है? या एक औरत, देखिए, एक तो 130 या 40 करोड़ की आबादी है इंडिया में, उसमें से 11 प्लेयर है क्रिकेटर, और क्रिकेट का इतना क्रेज़ है, और अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और मेरा हस्बैंड अगर क्रिकेटर है तो ये मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही है हमारे इंडिया में, अगर किसी औरत की अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी पैसे वाला हो तो इतना मतलब चुटिया ऊपर उड़ जाती हैं। तो भैया मेरा हस्बैंड तो क्रिकेटर था, तो मेरे भी तो बहुत सारे एटीट्यूड भी होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। मैं भी तो किसी भी हाल तो उस आदमी को अपने साथ ही उसके नाम से जोड़ रखना मतलब पसंद करती। मेरा भी तो इच्छा वो था या रहता, लेकिन चीज़ें ही ऐसी क्रिएट किए गए, ऐसे ऐसे मेरे साथ हालात पैदा किए कि मैं आज मजबूर हो गई उस इंसान को छोड़ने के लिए। कौन सी औरत क्रिकेटर बीवी को, क्रिकेटर हस्बैंड छोड़ देगा, आप ही बताइए। जिसके पास पैसे हैं, फेम है, सब कुछ है, उसे मैं क्यों छोड़ूंगी? ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं बैचलर लड़की थी, मैं कटरीना कैफ थी, मेरे भी एटीट्यूड थे। मैं तो मॉडलिंग करती थी, कोलकाता बेस्ड मॉडल थी, एक जॉब करती थी मैं, और पहले से शादीशुदा थी। तो शमी अहमद जैसा फेमस क्रिकेटर को अगर मेरा हस्बैंड है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। मैं क्यों उसे छोड़ूंगी और क्यों मैं घटिया घटिया एलिगेशंस उसके ऊपर लगाऊंगी? शमी अहमद का जो बैकग्राउंड है आप लोगों ने जैसे देखा है कि उनके घर की औरतें बुरखा में रहती हैं। वो मुस्लिम फैमिली को जो यूपी में जिस तरीके से होता है, कंजर्वेटिव माइंड, बुरखा में रहो, गैर मर्द गैर पढ़ाओ से बात मत करो, ससुर से पर्दा, जेठ से पर्दा, सब कुछ पर्दा। तो मुझे लेकर खींचातानी क्यों करा जा रहा था? या इसका तुम्हारे घर का कल्चर ही ऐसा था? आप ही बताइए। जिस दिन मेरा शादी का रिसेप्शन था उसी दिन मुझे किस तरीके से खींचातानी करके मेरे साथ देखिए फ़ोटो खींचे जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा कल्चर है। जब समझ लीजिए मैं मॉडल हूँ, मेरी कल्चर मॉडर्न है, मुझ में, हम लोगों में इतना पर्दा नहीं, लेकिन आप में पर्दा है। आप मेरे जेठ हो, आप मुझे अपने बाहों में ले लोगे? आप लेंगे? अगर आपका वैसा कल्चर है तो आप बताइए मैं क्यों। अब ये फोटो देखिए, तो आप कुछ फोटोज आप दिखाना चाह रहे हैं? ये फोटो देखिए किस तरीके से आपने मुझे बाहों में भरा हुआ है। ये आपके जेठ हैं? हाँ, ये मोहम्मद शमी के बड़े भाई हैं। ये हमें फोटो दिखा रही है, शादी के बाद की फोटो है, हमारे रिसेप्शन पार्टी का है। शादी में जो वलीमा पार्टी जो होती हैं उसमें जो फोटो शूट होते हैं, उस फोटो शूट में मुझे ऐसे पकड़ के, जकड़ के, किस करके, कमर में हाथ डाल के, इस तरह के फोटो मुझे मेरे साथ खिंचवा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड खड़े खड़े देख रहे हैं। ओके, तो आपके साथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि शादी के बिल्कुल ऐन बाद ही जो रिसेप्शन पार्टी थी तभी से आपको ये चीज़ें फेस करना आपने शुरू कर दी थी? देखिए, एक चीज़ क्या होता है कि अचानक से अगर आपके साथ कोई चीज़ घटना शुरू होता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में टाइम लगता है कि एक्चुअल चीज़ें हो क्या रही हैं। आप जब न्यू परिवार में जाते हो, आपके सब अगर एनवायरनमेंट वहाँ का नया नया होता है तो उस चीज़ को आप, अगर कोई चीज़ गलत भी है तो आप उस चीज़ को एडजस्ट करके आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। बाद में जब वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़
जाती हैं तब आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, ये गलत हो रहा है मेरे साथ और ये गलत की जा रही है मेरे साथ। इस इंटरव्यू का मकसद यही है, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं जब 5 साल पहले कुछ एलिगेशंस लगाए गए होते हैं। हम यही अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि इवेंचुअली आपकी मैरिज में दिक्कतें थीं क्या, अगर आप कुछ भी बताना चाहें उस देखिए, दौरान की। बात ये थी कि शमी अहमद क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। जब शमी अहमद से मेरी मुलाकात हुई थी तो शमी अहमद नेशनल टीम का सदस्य नहीं था, वो बंगाल खेलता था। ऐसे कितने लाखों लड़के बंगाल खेलते हैं, कौन उसको जानता है। वैसे भी मुझे तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो मैं तो ये सब जानती नहीं थी। खैर, उससे पार्टी में मैं मिली। आप लोग सभी जानते हैं कि शमी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा एक अलग ही स्टेटस था, मैं खुद भी जॉब करती थी, मॉडलिंग करती थी और ऑब्वियसली मैं जब शहर की लड़की थी तो मेरा एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड अलग ही रहा है। तो इस हिसाब से शमी अहमद से मिली तो शमी अहमद फिर मेरे पीछे पड़ा। उसके 5 साल एक पुराना तुबा खान के साथ एक रिलेशन था, जो रिलेशन वो शादी भी करना चाहता था और उसके घर के मतलब उसके परिवार वाले उस रिलेशन मतलब उस रिश्ते को मान नहीं रहे थे। तो जब मुझसे इन लोगों से मुलाकात हुई तब शमी अहमद से मेरा उस तरीके का कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ हाय हेलो दोस्ती वाली थी। तब इसके परिवार वालों ने सबने मिलके ये एक प्लानिंग किया कि उस लड़की से तो मच बेटर ये है, क्योंकि वो लड़की तो गांव की थी और ये तो मॉडर्न लड़की है। तो मतलब उनका पहले से एक चक्कर चल रहा था, हाँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे। तो इस लड़की को अगर हम शमी की ज़िंदगी में घुसाते हैं, जैसे भी शमी के दिमाग में घुसा के कि उस लड़की जब वो हट जाएगी फिर जो है फिर हम अपनी बहन की बेटी से शादी करेंगे, ये प्लानिंग उसके माँ के, इसकी बहन की ये सब थी। लेकिन पापा को मैं बहुत पसंद थी, जो मेरे फादर इन लॉ थे, और उन्होंने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी, बहुत दुआएं मांगी। शायद उनकी दुआओं की वजह से इस घर की मैं बहू बनी थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। उसके बाद जब शमी अहमद के दिमाग में डाला गया, और कहीं ना कहीं मर्द के दिमाग में तो औरत के लिए फितूर तो चलता ही रहता है, तो फिर उसने बहुत ट्राई किया। ट्राई करने के बाद इसकी फैमिली भी पूरी इन्वॉल्व हुई। उसके बाद मैं राज़ी हुई। राज़ी होने के बाद जो है इसने फिर हम लोग लिव इन में रहना शुरू किए, क्योंकि शादी करके तो हमें घर में रहना है। तो मैं जिस एरिया में रहती थी उसी एरिया में एक फ्लैट में रह रहे थे हम लोग। फिर इसने मुझे होल्ड करके रखना चाहा कि इससे बेटर, तब तक इसको नेशनल टीम में चांस मिल गया था और हमारा इंगेजमेंट भी हो गया था। आफ्टर इंगेजमेंट इसे नेशनल टीम में चांस मिला और हम लोग लिव इन में भी रह रहे थे। लेकिन ये मुझे मतलब ये सोच रहा था कि इससे बेटर अगर मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया हूँ। अभी तो मुझे कटरीना कैफ मिल जाएगी या फिर और भी मतलब सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड की मिल जाएंगी, ऐसा सोच के रखा था। लेकिन मैं भी अपना करियर में अपना इन्वॉल्व होना चाहती थी, मैं भी मुंबई में अपना करियर बनाना चाह रही थी। तो इसने देखा कि ये अगर हाथ से निकल गई तो फिर इसके तरह अगर नहीं मुझे मिली तो मेरी माँ तो फिर उसी तरीके की लड़कियों से शादी कर लेंगे, खाड़िया जाड़िया बुरखा टांगड़िया और खाना पकाड़िया और चुगली कर रिया, यही सब करेंगे। तो फिर इसने क्या किया, मुझे अपना करियर में आगे बढ़ने नहीं दिया, मुझे शादी के बंधन में बांध दिया। तो आप मान गई 2014 में? उस टाइम तो मोहब्बतें कहाँ से निकल रही थी मैं आपको दिखा नहीं सकती, उसके घर वालों के तरफ से भी, इसके तरफ से भी। फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद शमी अहमद का ये कंडीशन था कि मैं जब कमा रहा हूँ तो यही इनफ है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर में रहो। बाद में मुझे पता चला कि मैं अगर बाहर में मॉडलिंग करती हूँ या जॉब करती हूँ तो इसके जो कारनामे हैं वो तो मुझे सुनाई देगा, इसीलिए मुझे घर में कैद करके रखना चाहता था। इसके बाद ये और भी इसका फेम बढ़ा। पहले सिर्फ T20 या वनडे का प्लेयर था, फिर टेस्ट मैच में इसके नाम हुए। जैसे जैसे ये ग्रो करता गया इसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती रहीं, चीज़ें और भी खुलती रहीं, फिर उसके टॉर्चर बढ़ते गए। मतलब हर चीज़ का जो है एक अति होना शुरू हो गया। उसके बाद ये चीज़ें जो आप लोगों के सामने हैं। तो शादी के बाद आपने बोला कि आपके फादर इन लॉ आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो शादी के बाद भी वैसा ही था उनका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उन्होंने इन चीज़ों को रोका नहीं? वो बेचारे क्या रोकते, उनके घर में एकमात्र कमाने वाला आदमी शमी अहमद ही था। उसका भाई कुछ कमाता उमाता था नहीं, फ्रॉड करते रहता था इधर उधर, ये वो, उन सब चीज़ों को पंचायत में बैठी जाती थी तो उसका भुगतान जो शमी अहमद करता था, उसके भाई भाभी से शमी अहमद रखता ही नहीं था। हालांकि मुझे तो इतना इन लोगों के अंदर की बातें पता नहीं थी। तो इसके भाई और भाभी को ज़िंदगी में घुसाने के जो सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं ही हूँ। अपने जो पैर में जो कुल्हाड़ी मारने का काम जो है मैंने ही किया है।
और सब इसके भाई ने जो ये प्लानिंग देना, इसके दिमाग में फितूर घुसाना और ये इसके सारे गंदगी में सपोर्ट करना जो इसका भाई कर रहा है, खुद भी मज़े लिए, इसको भी बोल रहा है तू भी मज़े कर। और आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसके भाई उठा रहा है और ये उमेश उठा रहा है शमी अहमद से। तो शमी अहमद सोच रहा है कि मेरी गुनाहें ढक गई, मैं अच्छा फॉर्म में हूँ, तो मैं बहुत मतलब अच्छी ज़िंदगी जी लूँगा। कटरीना कैफ तो हाथ से निकल गई। इसका जो सपना था कि मैं कटरीना कैफ से शादी कर लूँगा, तो कटरीना कैफ तो हाथ से निकल गई। वो तो आपने कटरीना कैफ की बात की, तो आपके 2018-19 के जब हम बयान देखते हैं तो आपने उस वक्त एक एलिगेशन ये भी लगाया था कि आपको डाइवोर्स के लिए इसलिए मजबूर किया जा रहा था कि कोई करोड़पति एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, वही जिसके तो साथ इनको शादी करनी है। हाँ, वही तो लाइक कटरीना कैफ जैसे इसने सोचा कि जो मुझे बताता भी था कि अनुष्का शर्मा से शादी हो गई, विराट कोहली की, गीता बसरा से शादी हो गई, हरभजन की, और भी सारे सेलिब्रिटीज से शादी हो रही है, तो मैं सिर्फ कोलकाता बेस्ड मॉडल का ही हस्बैंड बन के क्यों रह जाऊंगा। यहाँ तक कि ये भी मुझे बताया गया था कि मैं जब रिहैब करने के लिए बेंगलोर गया तो कटरीना कैफ लिफ्ट में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है भैया। ओके, तो जिस हीरोइन की आप बात कर रही हैं, क्या कोई ऐसी हीरोइन थी भी इनकी लाइफ में, नहीं या नहीं सिर्फ नहीं, ये ना बात ना कर ना, रहे ये इसका सपना था। अच्छा, कि सपना था। हाँ, कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो मुझे लाइक कटरीना कैफ या कटरीना कैफ जैसी मुझे मिल जाएगी। स्टार क्रिकेटर हैं, आज के टाइम में उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी होगी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो ट्रोलिंग पे भी उतर आते हैं, तो आपको कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा ऐसा? 5 साल से पहले से ही मैं ट्रोलिंग में, जब शमी अहमद के साथ मैं रह रही थी तब भी मैंने स्लीपलेस ड्रेस पहनकर, जब मैं दुनिया के सामने मेरी चीज़ें पोस्ट हुई थी सोशल हैंडल में, तब Photos भी आई मुझे, थी आपकी। हाँ, तब भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, एज ए मुस्लिम गर्ल मैं नहीं पहन सकती। जो अभी आपने भी गाउन पहना हुआ था उस जी फोटो वो में आपने, स्लीवलेस, जी जी। आप अभी भी देखेंगे इरफान पठान और यूसुफ पठान की फैमिली को जो है ये प्रॉपर इस्लाम को फॉलो करते हैं। बुर्खा पहनने के बाद भी नेल पॉलिश लगाई हुई है उनकी वाइफ, उसमें भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये किसको छोड़ते हैं ट्रोलिंग करने के लिए? ये इनकी सिर्फ अपनी माँ बहन को भी इसमें बहुत बुराइयां दिखती हैं, लेकिन ये लोग मतलब मजबूर हैं कि माँ बहन के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी तो शमी अहमद खुद भी मतलब ये फेक अकाउंट बना के गाली गलौज करता है मुझे। अच्छा, आपका ये कहना है फेक अकाउंट से शमी भी आपको हाँ, गाली गाली गलौज गलौज करते हैं वो। ये आपका एलिगेशन है क्या? एलिगेशन क्या है, यही है, सच्चाई है। तो जो भी है, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत हंसी आती है और इन लोगों की इन हरकतों से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हूँ और इंशाल्लाह हमें एक दिन ना एक दिन जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और इन लोगों की हरकत ही मुझे स्ट्रांग बनाती है। आपने बेटियों की बात की अपने, तो कभी कभार ऐसे होता है कि जो इंडियन सोसाइटी होती है ना, उसमें महिलाओं को बहुत तरीके से जज किया जाता है। आप उस चीज़ को अच्छे से समझती हैं, और स्पेशली जब आपकी पहले एक शादी हो फिर दूसरी शादी में भी सेम दिक्कत आ जाती है, यानी कि मतलब अलगाव की स्थिति आ सही जाती बात है। है। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं बहुत फ्री माइंड की लेडी हूँ। मुझे लगता है कि हम इंसान हैं, बस प्राकृतिक ने हमें फिज़िकली थोड़ा कमज़ोर बनाया है और ख़ूबसूरत बनाया है, और आप लोगों को माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बनाया है, हैंडसम बनाया। वो अपनी अपनी तरीके से प्राकृतिक बनाया है, लेकिन इज़्ज़त आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है। आपको भी तकलीफ़ उतनी ही होती है जितनी हमें होती है, दर्द भी आपको उतना ही होता है, हमें भी जितना होता है। तो उस हिसाब से मुझे ये मेल फीमेल में जो इक्वालिटी करना, यही अच्छा लगता है। डिफरेंस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके एक्स हस्बैंड रहे हैं शेख सैफुद्दीन, उनका एक इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस हसीन जहां को मैं जानता था ये वो हसीन जहां नहीं है, ये कोई नई हसी जहां है। तो नई हसी जहां और उस वक्त की हसी जहां में क्या फ़र्क आपको दिखता है? पता नहीं, मैंने तो ये देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। खैर, नया क्या, उन्होंने यही देखा होगा कि पहले मैं बहुत अभी भी शायद मुझे आप मॉडर्न देख रहे हैं, शायद मेरा लुक मॉडर्न वाइज देख रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह की बहुत इबादत करती हूँ, बहुत मानती हूँ। और शायद मुझे लगता है ये तो इबादत कबूल करना ना कबूल करना ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब मैं इबादत करना शुरू करती हूँ तो घंटों बीत जाते हैं, रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। और
मैं आप लोगों को बता दूं, आज एक्स हस्बैंड के जो वो दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले जो चीज़ें हैं, सब मेरे ही क्रिएट किए हुए हैं। पहले उनके घर में ये कल्चर नहीं था। शेख सैफुद्दीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। उनके घर में ये तो हमने वही देखा है उनका अवतार, वो दाढ़ी के साथ टोपी लगाए हाँ, हुए तो हैं। उनके घर में ये कल्चर नहीं था। हाँ, रमज़ान में जो होता है कि सारा साल जैसे गया तैसे गया, रमज़ान में हर कोई रोज़ा रखता है और नमाज पढ़ता है, इतना दूर था। लेकिन बुर्खा पहनना, इसके बाद दाढ़ी रखना, टोपी रखना, एकदम पूरा साल नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है मेरी क्रिएट की गई थी। उस घर में सबसे पहले बुर्खा मैंने ही डाला था। तो फिर जब आप बुर्खा तब डाल रही थी, फिर ऐसा क्या चेंज आया लाइफ में कि आप फिर मॉडलिंग करियर की तरफ मुड़ी? नहीं फिर नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी ये नहीं था। ये हमारी शादी भी जो हुई थी वो मतलब बहुत, मेरी लाइफ एक ऐसी मतलब हिस्ट्री हो जाएगी इस लाइफ की, कितनी किताबें लिखी जाएंगी। और मैं बहुत छोटी सी उम्र से वायलेंस फेस कर रही हूँ। तो ये मतलब मेरा जो कैसा वायलेंस? बहुत किस्म के वायलेंस है, उस चीज़ को आप कितना डिस्कस कर सकते हैं। शेख सैफुद्दीन ने तो 2010-2011 में ही दूसरी शादी करके वो सेटल हो गए थे। खैर, और मेरी शादी तो 2014 में हुई। मीडिया ये भी दिखाते हैं कि मैंने शमी अहमद से शादी करने के लिए उस बंदे को छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2010 में आप अलग हो गए थे दोनों, उसके बाद 2014 में आपकी शादी हुई है। अच्छा, आपकी 2 बेटियां भी हैं जी। तो जब आपकी दूसरी शादी हुई तो शमी अहमद आप और आपकी बेटियों के बीच कैसा प्यार था, अगर आप थोड़ा? देखिए, शुरू में जब शमी अहमद के साथ मेरी शादी से पहले तक मेरी बेटियों पर वो तो बहुत प्यार निछावर कर रहे थे। जब मेरे साथ, जब मैं उसके मतलब इसमें ऑफर में, प्यार के जो ऑफर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्यार के लिए जो बोलते हैं आई लव यू डार्लिंग, उसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। जी। तो उस टाइम जब मैं उसे भाव नहीं दे रही थी, उस टाइम मेरे बच्चे तो उसके लिए जान था। हालांकि मेरी छोटी बेटी का एक एक्सीडेंट हो गया था बाथरूम में, वो जो टैब होते हैं, टैब से उसका सर फूट गया। हाँ, चोट लग गया था। तब मेरे शादी नहीं हुई थी समी से। तो पूरी रात वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ था नर्सिंग होम में, तो रात को डॉक्टर ने बोला था कि जैसे बेटी हमेशा ऐसे ही सोई रहे, लड़की जैसे ऐसे ना हो, क्योंकि चोट यहाँ पे लगी है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मेरे साथ पूरी रात जो है मेरी बेटी को ऐसे होल्ड करके वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था, ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी बच्ची से भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, ऐसे वैसे जो भी है। तो मुझे लगा कि चलो भाई, तो ये मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, और उस शादी में टूटने के बाद भी मुझे ऐसा ही कुछ फेस करना पड़ा था। हालांकि उस टाइम तो मैं बुर्का लेती थी, हमेशा इबादत करती थी, मैं जमात में मतलब शामिल होती थी, बयान भी करती थी। लेकिन ये डाइवोर्स के बाद भी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए गए, जैसे औरतों के होते हैं। तो खैर, मैंने उस टाइम भी बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप को स्टैंड करवाया। तब मैंने सोचा कि शायद मैंने जो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त किया, इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तोहफ़ा के हिसाब से शमी अहमद को मेरी ज़िंदगी में लाया। और जैसे ही हम और शमी अहमद एक हुए, वैसे ही शमी अहमद का नेशनल टीम में चांस आ जाना और सब कुछ। तो आप लकी रही किसी वक्त उनके लिए? मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि अच्छा। लकी रही, क्योंकि अभी तो उसकी जिंदगी में नहीं हूँ। अच्छा। तो भी वो अच्छे फॉर्म में है। जब शादी हुई उसके बाद उन्होंने आपकी बेटियों के साथ कैसे नहीं, तो फिर क्या हुआ, लेकिन हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डिसीजन लेने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा, मैं मुंबई जाने का सोच रही थी कि मैं मुंबई में अपना करियर बनाऊंगी, ये भी था। और मॉडलिंग में? हाँ, और मेरी दोनों बेटी, जैसे बोल रहे थे कि मैं अपनी दोनों बेटियों को मैं छोड़ के आ गई थी। मेरी दोनों बेटियां हमेशा मेरे साथ रही है। हालांकि बड़ी बेटी को मतलब एक्स इन लॉज ने ले रख दिया था अपने पास, मुझसे मिलने विलने नहीं देते थे। तो मैंने कोर्ट में 8 महीना कंटिन्यू लीगल लड़ाई लड़के अपनी बड़ी बेटी की कस्टडी ली थी। उसके बाद इस आदमी से मेरा मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद मुझे तो अपना, मुझे पता था कि एक शादीशुदा लड़की, उसके बाद ये सब शादी वादी, फिर से ये चीज़ें कहीं ठीक नहीं होंगी। और मेरे भी जो सराउंडिंग के लोग थे वो लोग भी मना ही कर रहे थे। हालांकि मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि शमी अहमद से शादी हो। हालांकि मेरे फादर ने तो खुला मुझे बोल दिया था कि क्रिकेटर्स के जो है कैरेक्टर ठीक नहीं होता है और तुम जो है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, फिर से वही चीज़ तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, तो तुम मत करो ये सब। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन
मेरे सामने तो उस टाइम भाई फरिश्ता था वो। कौन समझेगा इतना प्यार मोहब्बत करने वाला। और सिर्फ वो आदमी अगर अकेला प्यार करता तो भी मुझे लगता कि ये मर्द के तो कैरेक्टर ही है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली इतना प्यार लुटा रहे थे मेरे ऊपर कि मुझे लग रहा था कि पर्टिकुलर सिर्फ मेरे लिए जन्नत से ये लोग उतर के आए हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, इसलिए अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जो गिफ्ट नहीं होकर जो ये चीज़ें और भी मतलब बोलते हैं एक गड्ढे से निकल के मैं और बड़ी खाई में गिर गई, वो चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो शादी के बाद जब शादी हो गई तो शमी अहमद कोई टूर में लेके जाना मुझे नहीं चाहता था। जब भी गई मैं लड़ झगड़ के गई हूँ। अब मैं अकेले फ्लैट में रहती थी, मैं कोशिश करती थी मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ला के रखूँ, तो किसी हाल किसी सूरत ये अलाउ नहीं किया। जब तक बेबो नहीं हुई मेरी बेटियों को ये घर में घुसने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया इसने। जब मेरी बेबो 9 महीने की हो गई और पहली बार मैंने एक पार्टी रखा प्रिंसटन क्लब में, तब मैं बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। तब जाके उसके बड़े भाई ने भी कंसर्न दिया कि हाँ ठीक है चलो जब रिश्ता है तो बुला लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्ची है। फिर उसके बाद वो बेटी लोगों का आना जाना शुरू हुआ इस दोनों घर में। बेटियों का आपके हाँ, घर में। फिर मैं यूपी भी लेके जाती थी, जब मैं यूपी जाती थी उन बेटियों को मैं यूपी भी लेके जाती थी, लेकिन ये कभी भी मेरी बेटियों को बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन मैं चाहती थी कि इन मेरे बच्चियों में और शमी में, इन दोनों में इतनी मोहब्बत रहे कि जो ये एक मतलब होते ना कि एक प्रमाण रहे कि नहीं अपने बाप जैसे ही चीज़ें होती हैं। तो इनको भी बोलती कि बच्चों के लिए कुछ ला देना, उनको अच्छा लगेगा। बच्चे भी कहीं ना कहीं समझती थी कि ये इंसान फ़र्क करता है, लेकिन मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमें तो ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं। एक दिन शमी जब मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला मेरी माँ कब तक बर्दाश्त करेगी, आप मेरे साथ ऐसे बोल रहे। तुरंत मैंने अपनी बड़ी बेटी का मुँह दाब लिया, मैंने कहा तुम चुप जाओ तुम। फिर मैंने उस बात को बिल्कुल बदल ही दिया। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि देखो मेरे हस्बैंड वाइफ का बात है और ये मेरी दूसरी शादी है, तुम यहाँ पे आई हो, आके जो रहती हो, अगर तुमने कहीं किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कुछ बोल दिया और उसने एक्शन ले लिया तो फिर तुम्हारा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ मत बोलो, मैं समझ लूँगी, तुम कुछ मत बोलो, तुम अपने तरीके से अपना प्यार लुटाओ। वो भी तुमसे प्यार करते हैं, तुम गलत मत समझो। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करती रहती थी। लोगों का ये एलिगेशन है कि जो आपको एलिमनी अभी कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी शायद वो कहीं ना कहीं कम है और आप वो एलिमनी भी ज़्यादा चाहती हैं। ये लोगों के एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस की क्या बात है, ये सच्ची बात है। हाँ। देखिए मेरा जैसा हस्बैंड रहेगा उसी स्टेटस से ही तो हमें एलिमनी मिलना चाहिए, तो मेरे राइट है ना। तो आपकी क्या डिमांड है? मैंने 10 लाख डिमांड किया है। ओके। वो भी तो कम किए हैं, मुझे तो डिमांड कम से कम मंथली से 50 लाख करना चाहिए था, लेकिन मैंने 10 लाख ही किया है। तो आपका ये कहना है कि आपको पर मंथ 10 लाख रुपए शमी की तरफ से मिलने चाहिए ताकि आपका घर का गुजारा जो है वो बढ़िया घर चलता का जो स्टेटस में शमी अहमद रहेगा उसी स्टेटस में उनकी वाइफ और उसकी बच्ची भी तो रहेगी। यही शरीयत भी बताता है और कानून भी बताता है। अब एक रिक्शा वाला है तो रिक्शा वाला अपनी बीवी को 10,000 रुपये महीना देगा। अब मैं क्रिकेटर की बीवी हूँ, वो खुद बता रहा है कि 7 करोड़ रुपए मैं कमाता हूँ ईयरली और उनके खर्चे हैं हर महीना 1 करोड़ रुपया। तो मेरे अगर 10 लाख रुपए खर्चे हैं तो इसमें क्या खराबी है? तो अगर शमी कल को जेल चले जाते हैं तो जिस तरह से आप डिमांड कर रही हैं कि उनका जो नॉन बेलेबल जो उनको मिली हुई है अभी हाई कोर्ट की तरफ से वो कैंसिल कर दी जाए, उनको जेल जाना चाहिए, तब क्या होगा? देखिए 2008 से शमी अहमद खेल रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है, अनदर बिजनेस भी कर रहा है। आज आप बोल रहे हैं कि शमी अहमद जेल चला गया, तो अभी अगर मैं कोर्ट नहीं जाती और जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, जिस तरीके से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अगर मेरी जान चली जाती तो आज मैं जिंदा हूँ तो मुझे हर तरीके का सवाल किया जा रहा है। आज मैं भी निर्भया की तरह मर जाती तो, आज मैं भी अगर प्रियंका की तरह जला दी जाती तो क्या मुझे जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? मैं जस्टिस, आप मुझे एक थप्पड़ मार देंगे, हाँ और आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो मैं कोर्ट में नहीं बोलूँगी कि इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसे सज़ा दो, मैं नहीं बोलूँगी। तो सुप्रीम कोर्ट से अब आपको क्या उम्मीद है? 120% उम्मीद है। मुझे लगता है कि चलिए
कुछ करप्शन के वजह से थोड़ा बहुत हाई कोर्ट भी मैनेज हो सकता है, लोअर कोर्ट भी मैनेज हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मेरे लॉयर अगर वहाँ पे ईमानदार होते तो मुझे वहीं से जस्टिस मिल जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को ये मैनेज कर पाएगा। लॉयर आपके हैं और आप कह रहे हैं कि वो मैनेज शमी हो के जा लिए रहे हैं। बैटिंग कर रही थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने फिर अब अपने लॉयर्स चेंज क्यों नहीं किए? किए तो हाँ, तो चेंज फिर- किए तभी तो सुप्रीम कोर्ट आई। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं वाले- नहीं, एक बात, ओके। एक मैं क्वेश्चन करूं। 2019 में जब सेशन कोर्ट के प्रोविजन में नहीं पड़ता था कि शमी अहमद को स्टे दे दे, और सिर्फ उसने अरेस्ट वारंट पर ही स्टे मांगा था, लेकिन सेशन कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पे स्टे दिया प्लस ऑल प्रोसीडिंग पे स्टे दिया, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए। कब गए? 2019 में गए। तो 2019 से 2023 तक मेरे लॉयर ने उस केस को मेंशन नहीं किया। मैंने कहा दादा कर दो, इस केस का कुछ करो। हाँ देखता तो हूँ। 4 ये साल है, तक आप वेट करती रहे? वेट करती रही मैं। तो आपने तब क्यों नहीं अपना लॉयर चेंज किया जब आपको लग रहा था कि 4 साल से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है? आप जानते हैं कोई भी क्रिमिनल जो है ना आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा, लगेगा कि ये फरिश्ता आसमान से उतर के आया, अच्छे से बिहेव कर रहा है, मुझे इतना इसके लिए फीस के लिए भी परेशान नहीं कर रहा है। कई केसेस मेरे उसके पास चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। और ऑलरेडी मैं एक इलाहाबाद का एक लॉयर चेंज करके मैं मतलब वहाँ पे मतलब गलती कर चुकी थी। मुझे वो लॉयर चेंज नहीं करना था, क्योंकि वो लॉयर एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन वो लॉयल थे। लेकिन उस लॉयर से मैंने केस लेकर ना, मैंने दूसरे बिकाऊ लॉयर पे कर दिया, दे दिया केस, तो वो बिक गया। लेकिन वो केस, वो लॉयर लॉयल था, वो कह रहा था हसीन मैं आपको केस ये जिता दूंगा, लेकिन वो उसकी बात करने की जो तरीका था, वो एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया था। तो यही कहीं पे लग रहा था मुझे कि बाई चांस मैं गलत तो नहीं हूँ। आप, ये काफ़ी लंबा केस हो गया आपका, 2018 से शुरू हुआ, 23 में हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीच का रास्ता निकाला गया हो, या मोहम्मद शमी ने आपको कांटेक्ट किया हो कि आप अगर मोहम्मद शमी के जगह में होते तो बीच हाँ। का रास्ता निकाल देते? मैं अभी अबला नारी बेचारी, कुछ करती नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। अभी तुम फॉर्म में हो, पूरा जनता के सामने हीरो बन गए हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तुम आओगे मुझसे बातें करने के लिए? तुम तब आओगे जब तुम्हारा दिन उतरेगा, जब तुम टीम से, जब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम रिटायर हो जाओगे। तुम जिन लोगों के चक्कर में फंसे हुए हो, जो जब वो लोग तुम्हें चूस लेंगे, उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि मैंने अपनी बॉडी को भी खराब कर दिया। उसके बाद सारे लोगों ने मुझे चूस लिया, मैं तो आवाम का गुठली बन गया। उसके बाद हसीन जहान याद आएंगे। तो आपका ये कहना, कभी आपके बीच में वो उनकी तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई क्यों आएगा? नहीं, खिलाड़ियों को अपनी इमेज की भी तो परवाह होती है ना, कि अगर इस मामले को खत्म किया जा सकता है तो प्यार से खत्म किया जाए। इंसान को अगर लालच चढ़ जाए तो फिर वो इंसान इमेज देखेगा। चलिए, जाते जाते 2 चीज़ें, अगर आप मोहम्मद शमी से कुछ कहना चाहें, आपकी तरफ से अगर कोई अपील हो। मुझे जो कहना कोर्ट में कोर्ट ही मेरे लिए, कोर्ट में ही आप बात करेंगे। हाँ मेरे लिए भैया, मोहम्मद शमी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट दिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे करप्टेड लोग भी हैं, लेकिन ईमानदार लोग भी हैं, और ईमानदार लोग हैं इसलिए इतना सभी सुराह तो मुझे मिला है ना। चलो भाई, कुछ नहीं मिल रहा था, 50,000 भी तो ऑर्डर मिला है ना। तो इससे अब जब मैंने हाई कोर्ट में अपील की है, तो हाई कोर्ट में उससे अच्छा मिलेगा। वहाँ भी अगर मैं फुल सेटिस्फाई नहीं होंगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तो मेरी लड़ाई जो है वो अपना जाके स्टेबल हो रही है ना कोर्ट में, तो फिर मुझे किसी से नहीं, अपने कोर्ट से ही कहना है जो कहना है। मोहम्मद शमी के फैन से कुछ कहना चाहती हूँ? जो फैन इज्जतदार हैं उनको मैं, जो फ़ैन इज़्ज़तदार हैं उन लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि चलो आप जैसे फ़ैन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को हकीकत पता नहीं है, और सच में अगर मैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है और जिस तरीके से मुझे नेगेटिव बनाया गया, सच में अगर मैं ऐसी होती और आप लोग अगर शमी अहमद के फ़ैन होकर जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी बातें हैं। और दूसरी बात है, जो गलत फ़ैन है, जो गलत भौंकते हैं, उनको मैं अंगूठा
दिखाती हूँ मेरा अंगूठे से, मेरे को तो मैं भाव ही नहीं देती। और उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना प्लानिंग के बावजूद आप लोग मेरे लिए सपोर्ट करते हैं और इस करप्शन के बारे में समझते हैं, हकीकत को जानते हैं और मेरे लिए ब्लेसिंग भेजते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ हसीन जहां जी, जिन्होंने अपना पूरा वर्जन आपके सामने रखा, अपनी लाइफ के बारे में बताया और जो भी कंट्रोवर्सीज रही उनके बारे में भी बताया। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि इनका वर्जन कितना सही है, आपको कितना सही लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मोहम्मद शमी से भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो और उनसे भी उनके हिस्से के सवाल पूछे जाएं। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।